हाँ जी, चलें आगे। चलिए, पेज नंबर 23 और 7 नंबर, ममता। तो ममता स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति। ये में से के लिए बुक में आएगा। जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो 3 सेंटेंस एक सेंटेंस में मर्ज हो जाते हैं। तो स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए प्रतिरूपता, अपने प्रतिरूप होने की स्वीकृति, है ना। जैसे माँ बाप बच्चों में अपना प्रतिरूप की बात करते हैं, तो ममता का मतलब है मैं किसी को अपने प्रतिरूप के रूप में देखता हूँ और उसकी स्वीकृति है, उत्सव है, उसकी निरंतरता है। अभी की स्थिति में ममता कैसा है? अभी की स्थिति में ममता अपनेपन की स्वीकृति है, लेकिन उत्सवता और निरंतरता नहीं है। उत्सव की निरंतरता नहीं है। कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। यदि ममता भाव किसी के प्रति होगा तो उसके प्रति हम कैसा प्रस्तुत होंगे? तो उसको कहा उदारता। प्रतिफल अपेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व वहन तन मन धन का अर्पण। तो किसी भी प्रतिफल की अपेक्षा के बिना कि मैं इसके लिए कुछ करूं तो मेरे को वापस कुछ मिलेगा, उस अपेक्षा के बिना, है ना, कर्तव्य और दायित्व को निर्वाह करते हैं। कर्तव्य शब्द शरीर के अर्थ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शरीर की जो आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में, और दायित्व शब्द जो है जीवन आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो दायित्व शब्द भाव, समझपूर्वक भाव वहन करना है, और कर्तव्य शब्द अनुकरण अनुसरण पूर्वक उस भाव के अर्थ में जीना है। तो ममता उदारता के रूप में व्यक्त होता है। तो शुरू से अभी तक देखें तो कृतज्ञता सौम्यता के अर्थ में व्यक्त होता है, नंबर 1। नंबर 2, गौरव का भाव सरलता के रूप में व्यक्त होता है। श्रद्धा का भाव पूज्यता के अर्थ में व्यक्त होता है। प्रेम भाव अनन्यता के अर्थ में व्यक्त होता है। विश्वास सौजन्यता के अर्थ में व्यक्त होता है। वात्सल्य सहजता के अर्थ में व्यक्त होता है। और 7वां ममता उदारता के रूप में व्यक्त होता है। सम्मान का मतलब क्या है? प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण की पहचान, स्वीकृति, प्रमाणित होने की प्रवृत्ति। तो देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति में या स्वयं में जब मैं व्यवस्था की समझ और व्यवस्था में जीना दोनों में संतुलन को पाता हूँ, तो इसका मैं स्वयं का सम्मान कर पाता हूँ। यदि मुझको अपने में लगता है कि मुझको अभी समझ नहीं आ रहा है और मेरे को ये भी स्वीकार होता है कि अभी मेरा जीना श्रेष्ठ नहीं है, तो मैं खुद का सम्मान नहीं कर पाता। तो खुद का सम्मान और दूसरे का सम्मान इसके साथ जुड़ा हुआ है कि स्वयं की समझ के प्रति स्वीकृति और समझ के अनुरूप जीने के प्रति स्वीकृति को सम्मान के रूप में कहा गया। सम्मान होगा तो मैं कैसा प्रस्तुत होऊंगा? सौहार्द्रता। सौहार्द्रता का मतलब है स्पष्टतया से मूल्यांकन, क्रियाकलाप में मूल्यांकन, क्रियाकलाप में स्पष्टता और सार्थकता। फिर मेरा जो मूल्यांकन है वो साफ सुथरा स्पष्ट है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, है ना। इसलिए एक बढ़िया सूत्र है, स्वमूल्यांकन पूर्वक दुख और गलतियों से मुक्त होते हैं। स्वमूल्यांकन पूर्वक हम दुख और गलती से मुक्त होते हैं। ये बिल्कुल मानव व्यवहार दर्शन में मिल जाएगा आपको, है ना। हम जब पर मूल्यांकन करते हैं या स्वमूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो मेरे को दूसरों का सर्टिफिकेशन और दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की टिप्पणियां मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब मैं स्वमूल्यांकन कर पाता हूं तो फिर दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता हूं। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो रहा हूं, लोग क्या कहेंगे का दबाव मेरे ऊपर रहता है, इसका मतलब स्वमूल्यांकन नहीं है।
और क्रियाकलाप में हमारे स्पष्टता होती है, ये करूं नहीं करूं, ठीक है कि नहीं है, गलत है कि सही है ना। तो वैसे वैसे हमारे क्रियाकलाप में स्पष्टता आती जाती है और हम सार्थकता के साथ, प्रयोजन के साथ जीते हैं। फाइनली 9वां, स्नेह, संतुष्टि, प्रसन्नता, उत्सव में, उत्सव से, उत्सव के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, सानिध्य की निरंतरता। तो संतुष्टि, प्रसन्नता, दो लोग पूर्णता की यात्रा में निकले हैं, तो जब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? तो हमेशा वो मिलने की संतुष्टि, प्रसन्नता और उत्सव है। उत्सव में मिले हैं, उत्सव से मिले हैं, उत्सव के लिए मिले हैं, वो स्वयं स्फूर्त है, नेचुरल है ना, क्योंकि हम साथ साथ हैं, हमारी मंजिल एक है और साथ मिलके उस मंजिल तक अपनी यात्रा कर सकते हैं। स्नेह जो है निष्ठा के रूप में व्यक्त होता है। निष्ठा का मतलब है मानवीयता पूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता, मानवीयता सहित व्यवस्था, सहज प्रमाण। तो बेसिकली निष्ठा का मतलब है निरंतरता। जैसे अभी की स्थिति यह है कि कुछ दिन मूड बनता है अध्ययन के लिए और ऐसा जीने के लिए, फिर कुछ दिन कुछ और चलने लगता है। तो अभी इसका मतलब निरंतरता नहीं है। कोई पॉइंट आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये ड्यूरेशन है ये बढ़ते चला जाएगा। तो निरंतरता के बाद ही फिर आगे की चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, मतलब साक्षात्कार, बोध और सब कुछ। तो निस्नेह जो है निष्ठा के रूप में व्यक्त होता है, निरंतरता बनी रहती है। तो ये हमने जो मूल्यों की चर्चा की उस पर बात किया। अब पेज नंबर 24 पे 28 नंबर बुलेट है, संबंध निर्वाह मूल्य। जैसे माता पिता का संतान के साथ संबंध, तो माता पिता का संतान के साथ संबंध में क्या स्थिति होगी? विश्वास, निर्वाह और उसकी निरंतरता, ये तो सभी संबंधों में कॉमन है, ठीक। उसके बाद दिया गौरव और कृतज्ञता। तो गौरव और कृतज्ञता कौन करेगा? कृतज्ञता का भाव किस में होगा? संतान में होगा कि माँ बाप में होगा? संतान में माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा और माता पिता को वो श्रेष्ठ मानव के रूप में पहचाने हुए हैं, ये माता पिता होने का क्वालिफिकेशन है। तो अब देखिए माता पिता होने का क्वालिफिकेशन सामने आ गया। क्या क्वालिफिकेशन सामने आया? लौट के फिर से गौरव की परिभाषा पढ़ते हैं। गौरव की परिभाषा का मतलब है विकसित जागृत को पहचान एवं उनके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता। इसका मतलब बच्चे अपने माता पिता को एक विकसित मानव के रूप में पहचानेंगे तो उनके जैसा होने में उत्साह और निरंतरता होगी। तो फिर माता पिता जो कुछ कहेंगे उसका आज्ञा पालन होना नेचुरल है या उसमें रेजिस्टेंस आएगा? जब वो आपके जैसा होना ही चाहता है। अभी स्थिति यह है कि वो आपके जैसा होना नहीं चाहता है, फिर आप उसमें, जब हम उसमें कुछ कहते हैं तो उसके प्रति उसकी स्वीकृति ही नहीं है। तो इसका अर्थ है माता पिता होने का मतलब है कि हम जैसा हमारा बच्चा होना चाहता है वैसा मैं हूँ। अभी होना चाहता है में दो तार हैं, एक है कि वो इंजीनियर होना चाहता है कि डॉक्टर होना चाहता है। और यहाँ क्या बात कर रहे हैं? मानव होना चाहता है। तो वो स्किल तो हम सबकी अलग अलग हो सकती हैं, है ना। पिताजी इंजीनियर हो सकते हैं, बेटा डॉक्टर हो सकता है। तो स्किल माँ बाप और बच्चों की अलग अलग हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। इसलिए स्किल के लिए चॉइस हो भी सकती है कि वो पिता जैसा होना चाहे और नहीं भी हो सकती है। हो सकती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो सकती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल रूप में पिता जैसा होना है, ये किस अर्थ में हमेशा बना रहेगा? माता पिता जैसा होना है। तो एक समझदार मानव कैसा होता है, एक श्रेष्ठ मानव कैसा होता है, ऐसा मेरे को अपने माता पिता को देख के स्वीकार्यता बनती है। तो माता पिता के साथ फिर मैं कैसे प्रस्तुत होऊंगा? तो बच्चों में कृतज्ञता का भाव है और माता पिता के प्रति गौरव का भाव है। तो माता पिता ममता और वात्सल्य पूर्वक प्रस्तुत होते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो माता पिता ममता और वात्सल्य के भाव के साथ हैं,
ममता, वात्सल्य और प्रेम है ना, उसका फिर शिष्ट मूल्य लिखा है उदारता, सहजता। तो इस अर्थ में हमने देखा तो बच्चे होने की मतलब जिम्मेदारी किसकी, समझदार की कि ना समझ की? तो माँ बाप और बच्चों में जिम्मेदारी किसकी? माँ बाप की। तो बच्चे यदि ममता और वात्सल्य और प्रेम की स्थिति के साथ हैं तो बच्चे अपने आप कृतज्ञता और गौरव के भाव में आ जाएंगे। बच्चे यदि कृतज्ञता और गौरव के भाव में नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब बोलो माँ बाप कम्युनिटी। इसका मतलब है कि बच्चों को योग्य बनना है कि माँ बाप को योग्य बनना है? बच्चा तो योग्य बनने की प्री क्वालिफिकेशन के साथ आया ही है। वो जन्म से जिज्ञासु है, न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। ये धरती के सभी बच्चों में समान रूप से पाया जाता है। इसका मतलब उसके उधर कोई कमी नहीं है। माँ बाप, हम माँ बाप, इसका मतलब है विवाह उस स्थिति का नाम है जब दो लोग मिलकर इस बात की घोषणा करते हैं कि हम ममता, वात्सल्य और प्रेम की स्थिति को पा गए हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए को जिंदगी देने के लिए हम तैयार हो गए हैं। इस घटना का नाम विवाह है। तो इस रूप में हम देखेंगे तो हमारी क्लैरिटी बनती है। यदि आज जो कुछ भी गड़बड़ समाज में दिखाई देती है आचरण के रूप में, वो बेसिकली माँ बाप की गड़बड़ बच्चों में ट्रांसफ़र हुई है। बोलो भाई, सहमति है? तो हाथ उठा दो। ठीक ठीक हो गया आशीष भाई? ठीक लग रहा है? तो मेहनत हमको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और मेहनत भी क्या करना है, अपनी ही ज़िंदगी है। भाई बहन में विश्वास, निरंतरता। भाई बहन में देखेंगे तो परस्पर सम्मान, गौरव, कृतज्ञता। ठीक, गुरु शिष्य, अब आप सभी संबंधों को देख सकते हैं। बढ़िया। इस तरह से धीरे धीरे ये कनेक्टिविटी हमारी बन रही है कि हम बुक्स को कैसे पढ़ेंगे, है ना। फिर से कहा, अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो अनुभव की रोशनी हमको बुक्स से, ऑडियो वीडियो जो कुछ मटेरियल है उससे मिलती जाएगी। उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी की समीक्षा करते जाएंगे। भ्रम की समीक्षा हो जाए, सही का मूल्यांकन हो जाए, धीरे धीरे हम सही की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। बोर्ड पे बुक का काम, एक बुक को टच दिया कि कैसे हम बुक्स को पढ़ सकते हैं और कैसे और ज़्यादा सटीक स्थिति को पा सकते हैं। चलिए, बोर्ड साफ। श्रद्धा जो मूल्य है उसमें आपने कहा कि दूसरे के श्रेष्ठता को पहचानना। फिर से किताब खोलो। नहीं, किताब से नहीं, मुझे तो आपके लिखने से समझ में आया। मेरा कुछ नहीं, सब किताब में। मैंने भी किताब से पढ़ा है। क्या बोला? श्रद्धा का मतलब दूसरे में श्रेष्ठता की को पहचानना, प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति। श्रेष्ठता, प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति, जो पहचान है वो गौरवता में हो रही है। हाँ। तो हम नागराज जी को यदि ऐसा मानते हैं कि वो एक जागृत मानव हैं, उनको कुछ समझ में आया, तो हम उनके प्रति गौरव करते हैं। यस यस, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि श्रेष्ठता, उनके प्रति गौरवता को स्वीकार के मैं क्या करूं? तो मैं श्रद्धा के साथ जीता हूं, मैं श्रद्धा पूर्वक जीता हूं। श्रद्धा पूर्वक जीने का मतलब है अध्ययन। श्रद्धा पूर्वक जीने का मतलब है कि मैं प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति के साथ संकल्प पूर्वक गति करता हूं। ठीक, तो मैं श्रद्धा के भाव के साथ हूं। श्रद्धा का मतलब है कि वो पूज्यता के रूप में व्यक्त होता है। हाँ। पूज्यता का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता।
तो मैं जीव चेतना से मानव चेतना को पा जाऊं तो मेरा सारा कार्यक्रम उस अर्थ के साथ सजने लगता है। नहीं, इसको मैं तो यूं आज के समय में जो देख रहा हूं कि श्रद्धा जब किसी के प्रति रखते हैं तो उसको हम श्रेष्ठ, उसकी श्रेष्ठता तो पहचान रहे हैं, इसलिए फिर उससे नहीं पूज्यता का नहीं, भाव आ जाता है। इसमें जो आप गड़बड़ कर रहे हो वो ये है, ये कहा गया कि मानव का इष्ट ज्ञान है, ये शिफ्ट कर दिया। तो मानव का इष्ट व्यक्ति नहीं है, हाँ, गुरु नहीं है, देवी देवता नहीं है। बिल्कुल सही। अब ठीक है, बस तो सुनिए, तुरंत ठीक क्या लगता है वो एकदम क्लियर नहीं, है। इसका मतलब है कि अभी हमने तो ज्ञान ये की ठीक बजाय है, व्यक्ति को तो मान लिया। हाँ, तो हम बेसिकली हम किसी व्यक्ति को भी गुरु इसलिए मानते हैं कि वो किसी आचरण के साथ है, और वो आचरण के साथ इसलिए है कि वो किसी ज्ञान से संपन्न है। तो मानव का इष्ट ज्ञान है, यदि ये क्लैरिटी होगी तो हम अनावश्यक धक्का नहीं खाएंगे, हाँ, बस बस। अनावश्यक किसी का अधिमूल्यन नहीं करेंगे। पर सब तो भी इसी में उलझे ना, हाँ, हम भी, मैं हाँ, भी, आप हाँ, नहीं, नहीं ठीक है ना। कि तो इसका हम- मतलब ये हुआ कि व्यक्ति इष्ट नहीं है, कोई देवी देवता इष्ट नहीं है, ऐसा इष्ट ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ज्ञान ही मानव का इष्ट है। और बेसिकली कोई ज्ञान संपन्न मानव हमको उस रास्ते तक पहुंचाने के लिए मददगार हो सकता है, उसके प्रति कृतज्ञता, लेकिन इष्ट तो मानव का ज्ञान है। तो इसलिए जब कोई श्रेष्ठ को देखें तो उसमें हमको वैसा होने का भाव आने के लिए गौरवता का हाँ, अनुभव होना तो चाहिए। मानव के श्रेष्ठ मानव के प्रति गौरवता का भाव और स्वयं श्रद्धा पूर्वक जीना, ताकि मैं भी उस गौरवता को पा सकूं। और उस गौरवता का की अभिव्यक्ति सरलता में होगी, हाँ, तो उससे मैं सरल होऊंगा। अगर आप में हाँ, गौरव देख रहा हूं मैं, बस बस तो मैं सरल हो जाऊंगा। बस। और श्रद्धा देखूंगा तो मैं पूजने लग जाऊंगा, तो धीमी आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा नहीं है? ठीक है, आप मत करना। पूज्य हाँ, पूज्यता को देखो, यहाँ पे जो श्रद्धा, अभी अपन श्रद्धा को पहचान रहे थे, तो धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाना श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का जो शिष्ट आचरण है, जिसको कह रहे हैं कि अब मैं किसी के प्रति श्रद्धा है, इसका मतलब अब मैं ऐसे अपने में उन गुणों को धारण करने के लिए सक्रिय हो गया हूँ। मतलब मैं स्वयं जीव चेतना से मानव चेतना की ओर गति कर रहा हूँ, इसका नाम श्रद्धा है। पैर पड़ना, धूप बत्ती दिखाना, माला डाल देना, ये कोई श्रद्धा नहीं है, पूज्यता हाँ, का प्रकाशन नहीं है। मतलब लेकिन किसी गौरवता को पहचान के यदि आप ऐसा करते हो तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन क्लैरिटी बनी रहे कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल अगरबत्ती जलाइए, बिल्कुल अच्छी वाली अगरबत्ती लाइए, चंदन की लाइए, है ना, और बढ़िया खूब अच्छे मन से भाव से भर के पूजा कीजिए, लेकिन ये पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। वही नेसेसरी हो सकता है, हाँ, सफिशिएंट नहीं है। हाँ, मतलब हम किसी यहाँ पे ये बहुत क्लैरिटी के साथ रहे कि किसी भी तरह की पूजा कर्मकांड को यहाँ खंडन नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो कुछ कर रहे हैं उसको समझ के करें कि बिना समझे करें, है ना। समझ के करने से उसका फायदा और ज़्यादा होगा। इष्ट व्यक्ति नहीं है, ज्ञान है, ये बात ठीक है? हाँ, वो आवश्यकता अनुसार होगा ही। श्रेष्ठता की स्वीकृति एक मानव अपने माता पिता के प्रति रख करके श्रद्धा का भाव तो रख ही सकता है ना। नहीं, देखो वही है, कह रहा हूँ, ये बहुत सारा हम आदर्श को प्रस्तुत करने की कोशिश किए कि बार बार हम बच्चों को ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हमारा सम्मान करो, बार बार हम ऐसा भरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये असफल होता हुआ दिखाई देता है। किसी समय तक सफल हो गया, उसमें इतना ही हुआ कि चलो परिवार में झगड़ा नहीं हुआ। आवश्यकता इस बात की है कि हम श्रेष्ठ हो जाएं। हम श्रेष्ठ हैं तो उधर कोई गलती है नहीं। एक बच्चा जन्म से न्याय का याचक है, हम लोग बचना चाहते हैं और हम लोग जैसे हैं वैसे बने रहेंगे और तुम सम्मान करना, ये होगा नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम बड़े लोगों को, हम जो माँ बाप अपने आप को कह रहे हैं माँ बाप, तो हम माँ बाप जब कह रहे हैं तो हम शरीर से माँ बाप हैं या ज्ञान के अर्थ में माँ बाप। इसलिए भारत में इस महिमा को पहचाना गया, एक द्विज शब्द का इस्तेमाल हुआ। द्विज का मतलब है कि आदमी का 2 बार जन्म होता है,
एक बार वो शरीर से जन्म पाता है, तो सही अर्थों में उसका जन्म तब है जब वो ज्ञान संपन्न हुआ। तो ज्ञान संपन्नता को ज़्यादा बड़ा माना, इसलिए सभी महापुरुष कोई भी अपने शरीर वाला जन्म कोई नहीं मनाता है, सभी महापुरुष अपने ज्ञान वाला जन्म ही मनाते। शरीर वाले जन्म को कोई महत्वपूर्ण माना भी नहीं। और ये समझ में आता है, अब हैप्पी बर्थडे किसका है, मेरा है कि घोड़े का है? कहाँ गए पोषक जी? कहाँ? तो पोषक जी का घोड़ा 50 का हो गया। पोषक जी कितने के हो गए हैं अभी ये पता नहीं, सही है, लेकिन पोषक जी का घोड़ा 50 का हो गया है ना। तो मैं इस घोड़े का सदुपयोग करूं, जन्मदिन मेरे को इस बात की याद दिलाता है कि भाई 50 हो गया है ना, और 20 बाकी है, और 30 बाकी है ना। गति बढ़ाओ, ये जो करना है आप ही तय करो, है ना। तो इसका मतलब है, तो मेरा जन्मदिन तो घोड़े का जन्मदिन नहीं है। मेरी फोटो, मेरी एल्बम, ये किसकी एल्बम थी? घोड़े की एल्बम थी। सेल्फी किसकी है? घोड़े की। इसलिए आप ध्यान दो, जब भी फोटो खींचते हैं तो ये बोलते हैं मुस्कुराओ, ताकि थोड़ा सा उसमें मैं भी आ जाऊं। घोड़ा नहीं मुस्कुराता है, मैं मुस्कुराता हूं। तो ऐसे लाश पड़ेगा, सोते लाश और सोया हुआ आदमी एक ही टाइप का है। लेकिन मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ तो माता पिता ही होते हैं, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। सॉफ्टवेयर काफी पुराना भी है, अच्छा भी है, बनाए नहीं वो देखिए, माता पिता श्रेष्ठ हो जाएं ये कामना है, प्रमाणित होना शेष है। क्यों नहीं ये बात समझ में आती है? नहीं, मुझे आज भी मेरे माता पिता ओहो, नहीं हैं, आपको बहुत लेकिन आज भी प्यारे मुझे मेरे हैं, माता आप पिता के बनाए प्रति रखिए। श्रद्धा सुमन, मैं श्रद्धा का आपके भाव रहता माता है। पिता के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कितने प्रतिशत लोग हैं जो, अब नहीं सुनोगे, कितने प्रतिशत लोग हैं जो सामान से सम्मान की तलाश में, सुविधा से सुख की तलाश में जी रहे? बस, तो माता पिता को समझ कहाँ आई? क्यों नहीं हम ये स्वीकारने को तैयार हैं कि हमको सुधरना है? क्यों हम बच्चों को सुधारने में लगे हैं? तो सभी घरों में बच्चों का अवतार माँ बाप को पार लगाने के लिए हुआ है, क्योंकि बाकी तो आप किसी की सुनोगे नहीं, ये बच्चे ही आपके अहंकार का मुंडन संस्कार करेंगे। तो सुधर जाओ। तो हे दुनिया के माँ बापों, सुधर जाओ, नहीं तो खैर नहीं, अवतार आ गया है घर में अवतार पैदा हो चुका है। ये खुद पार लगे नहीं लगे, तुमको लगा के ही छोड़ेगा। माँ बापों के साथ साथ बच्चों को तो बोलो ना, बच्चों डर जाओ। ये बच्चे कल के माँ बाप हैं। ये बच्चे कल के माँ बाप हैं। माँ बाप हुए बिना समझ में आते ही नहीं है। अभी से सुधर जाएंगे तो इनका तो मुंडन नहीं होगा ना, अभी का माँ बाप का तो नहीं मुंडन हो सुधरेंगे, जाएगा। इनका तो नहीं होगा। हमारा मुंडन तो फिर भी थोड़ा धीरे धीरे होगा, इनका तेज इनका होगा तो फिर। मुंडन बिना तेल लगाए होगा। इनकी परिस्थितियां हमसे और खराब। इनको तो ठीक ही कर देंगे बिल्कुल, या तो अलग ही हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है भैया, इसके बिना कोई, ज्ञान के बिना कोई शरण नहीं है। सारी परिस्थितियां ये बताएंगे, अपने भीतर का खालीपन, अंतर्विरोध, बाहर का विरोध, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अपने समझे बिना गुजारा नहीं। बढ़िया, ठीक है, आगे वाले जी चलो। अब हम यहाँ पहुँच गए कि संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है।
ये ठीक लगता है? या संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है? दोनों में से क्या ठीक लगता है? तो संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है, ऐसा ठीक लगता है? हाथ उठाइए। संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है, ऐसा ठीक लगता है? इकलौते ही हो। तो ये समझ में आया कि संबंध के आधार पर संबोधन सफल हुआ नहीं, है ना? शादी हुई, बीच में अग्नि जलाई, इधर घूमो उधर घूमो, 7 फेरे, ऐसी आग लगा के गया कि जिंदगी भर जल रही। कहाँ हुआ? तो हमारे सारे षोडश संस्कार मात्र प्रतीक हैं या संस्कार पूर्वक जीने की योग्यता है? राम मनोहर जी, हमारे सारे षोडश संस्कार, क्या पुंसवन संस्कार से लेके और जन्मदिन संस्कार से लेके शिक्षा आरंभ संस्कार, मेरे को तो 16 के नाम भी याद नहीं है, आपको याद होंगे। 16 के नाम गिनाओ तो, याद हो तो, आपको याद हो तो माइक दीजिए। है किसी को? है कोई? है? अच्छा, तो देख लेते हैं, जो बचेगा आप कर देना। हाँ हाँ जी, सुनिए। प्रथम है गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, उसके पश्चात नहीं, नामकरण से पहले एक बीच में शेष रहता है, फिर है नामकरण, जन्म, अन्नप्राशन, नामकरण, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, उसके पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार, और यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात वेदारंभ संस्कार, उसके पश्चात विवाह संस्कार, और उसके पश्चात आता है कि ये जो मृत्यु, अंतिम संस्कार। हाँ, वानप्रस्थ संस्कार, फिर संन्यास, अच्छा, और उसके पश्चात मृत्यु। अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है भाई, पूरे हो गए? कुछ बचा है? 2 कम है, कितने हो गए? 10 हुए? कौन? गूगल मना कर रहा है? अच्छा चलो गूगल के बता दो, माइक दीजिए। संस्कार, दूसरा पुंसवन, तीसरा है सीमंतोन्यान, चौथा है जातक्रम, 5वां नामकरण, 6ठा निष्क्रमण, 7वां है अन्नप्राशन, 8वां है चूड़ाकर्म, 9वां है कर्णवेद, 10वां यज्ञोपवीत, 11वां वेदारंभ, 12वां केशांत, 13वां समावर्तन, 14वां विवाह, 15 आवश्याधाम और 16 श्रोताधाम। ये कुछ और टाइप का है। कितने लोगों ने 16 संस्कार का नाम पहली बार सुना? सबका भला हो। लेकिन इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि कितना फाइन सोचा है। कम से कम कामनाओं के रूप में उस तरह की आस्थाओं को जगाने के लिए काफ़ी फाइन सोचा, ये बात तो ठीक दिखाई देती है। लेकिन ये बात भी ठीक दिखाई देती है, इन सारे संस्कारों के बावजूद, है ना, जैसा हम जी रहे हैं उसमें तो काफ़ी गैप दिखाई देता है। तो वो समझ तो हमारी नहीं बनी, उस संस्कारों में जीने की वो योग्यता हमारी अभी तो नहीं बनती दिखाई देती है। पहले कुछ होता होगा तो नहीं मालूम, लेकिन अब ये समझ में आता है
कि संबोधन के आधार पर संबंध सफल नहीं हुआ। हम शुरू तो यहीं से करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन संबंध की समझ आए बिना संबोधन सफल नहीं होता। इसको हमने हर दिन देखा है। संबंध की समझ क्या मतलब है कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है, बस इतना ही समझना है। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन का इतना ही मतलब है कि शरीर के अर्थ में संबंध की बजाय व्यवस्था के अर्थ में, अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है। केवल इतना ही समझना है बस। सारा ज्ञान सब कुछ केवल एक लाइन में है। सारा भ्रम एक लाइन में है। स्वयं को शरीर मानने के आधार पर पूरा मानव जाति में जितनी भी समस्याएं, जितने भी दुख हैं, वो स्वयं को शरीर मानने के आधार पर हैं। मानव का अध्ययन हो जाए तो हम सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अस्तित्व में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, रहस्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है। संबंध की बात अभी हमने की, तो संबंध के आधार पर कहा विश्वास आधार मूल्य है। विश्वास पूर्वक जीते हैं तो स्वयं में और परस्पर सम्मान होना और परस्पर स्नेह होना, इसका नाम मित्र है। या मित्र बोलने से तीनों भाव जग जाते हैं। मित्र बोलने से तीनों भाव जग जाते हैं, या जहाँ ये भाव है उसका नाम मित्र है। बोलो विष्णोई महाराज, ठीक लग रहा है? मित्र बोलने से, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैं शिविर करता था तो मैंने आपसे शेयर किया है कि मेरे को एक दिन एक जन बोलता है, सर भाई अलग होता है, मित्र अलग होता है, क्या फ़र्क होता है? बोले जो बात मित्र से हो सकती है, दोस्त से हो सकती है, वो भाई से नहीं हो सकती। मैं ऐसी कौन सी बात होती है? बोले आप नहीं समझो, मैं बता देता हूँ। तो तुम्हारी परिभाषा के अनुसार मित्र वो है जो मेरा मानसिक कचरा अपने ऊपर डलवाने के लिए तैयार हो जाए। तो दो दोस्त वो हैं जो एक दूसरे को डस्टबिन, एक दूसरे के लिए मानसिक डस्टबिन बन जाते हैं। और दो लोग जब बैठ के साथ में दारू पी जाते हैं तो परम मित्र हो जाते हैं। तो मानसिक डस्टबिन के साथ साथ वो भौतिक रूप से भी कुछ डलवा ले तो और अच्छे मित्र हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो परिभाषा सफल नहीं हुई, लेकिन ये समझ में आता है जहाँ विश्वास सम्मान स्नेह है उसका नाम मित्र है। जहाँ विश्वास सम्मान स्नेह और ममता है, इसका नाम है, इसका नाम माँ है। माँ है। जहाँ विश्वास सम्मान स्नेह और वात्सल्य है, इसका नाम पिता है, गुरु है। हाँ जी, ठीक लग रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? देख लो कुछ कंफ्यूजन हो तो। कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आप शिविर नहीं कर रहे, कथा सुन रहे। फिर क्लास नहीं चल रही, फिर कथा चल रही। हाँ, कंफ्यूजन ये है कि एक साइड तो हम ये बोल रहे हैं कि एक मानव दूसरे मानव, संबंध का मतलब यही बोला ना कि एक मानव दूसरे मानव को पूर्णता के अर्थ में पहचाने।
तो यहाँ पे तो स्नेह, विश्वास, सम्मान, वात्सल्य आ रहा है, पूर्णता कहीं नहीं आ रही है। देखिए, विश्वास आधार मूल्य है और प्रेम पूर्ण मूल्य है, तो ये आप सब में लगा दीजिए। अभी प्रधान रूप से किस मूल्य के साथ चल रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। और कुछ, और कोई प्रश्न इसको देख के आपके मन में बनता हो? हाँ, ऐसा लग रहा है सैचुरेट हो गए हो। हाँ बोल बेटा। हाँ, तृप्त हो गए। सर या हाँ, एक्चुअली परिस्थिति ये बनती है कि ये सब चीज़ें जब आप शेयर करते हो ना, हाँ, तो अंदर जो कंडीशनिंग है, पूर्वाभ्यास और पूर्वग्रह, वो बहुत ही हिल रहे हैं और अभी भी स्वीकार नहीं की उदार, मतलब ऑनेस्टी अभी नहीं है कि सही में वो गलत था, वो मैप गलत ले लिया था, तो उसकी वजह से शायद मौन आ रहा है, ऐसा मतलब संवेदना ऐसी बन रही है, मतलब विचार। जी अच्छी बात। हाँ जी, और सोचिए। हाँ बेटा। हाँ, अभी भी मतलब ये पता नहीं था, उससे पहले भी हम माँ सुनते थे तो थोड़ा बहुत तो ऐसा आता था कि माँ में क्या गुण होने चाहिए, ममता या फिर सम्मान, थोड़ा बहुत, मतलब नॉट दस मच क्लियर, बट ऐसे संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है, थोड़ा बहुत दिखता है कि अगर गुरु है तो हम उसका सम्मान करेंगे, पिता है तो थोड़ा वात्सल्य होगा, ऐसा दिखता था पहले भी। इतना क्लियर नहीं, किस अर्थ में लक्ष्य पता नहीं था, इसलिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और कोई शंका? एक शंका और है, आपने मानव का धर्म बताया, मानवता का भी धर्म बताया, तो जो मानव का धर्म है उसमें तो सारे संबंध एक ही बराबर है, तो इसमें हम संबंधों की इतनी संधि विच्छेद क्यों, इतना अलग अलग क्यों कर रहे हैं? कि जो मेरा मानवता के दृष्टि से अगर देखूंगा मैं, जो आपने हमको अर्थ समझाया, उसमें तो जो मेरा संबंध आपके साथ है वो इनके साथ है, इनके साथ है, फिर भी भूमिकाएं अलग है ना। आप जो अपने बेटे के लिए करोगे मेरे लिए नहीं करोगे, और कर भी नहीं सकते। भौतिक साधन सीमित हैं, संसार में सभी मानव के लिए आप भौतिक रूप से सहयोगी हो ही नहीं सकते। जो जिम्मेदारी उसके साथ निभाओगे वो मेरे साथ नहीं निभाओगे, निभा भी नहीं सकते, संभव ही नहीं। इसलिए हर भूमिका में हमको अलग पहचानना होगा, ताकि उसके साथ में स्पष्टता से पहचान सकें तो निर्वाह कर पाएंगे। सबके साथ ऐसी गोल गोल करेंगे तो कैसे होगा? हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए, माइक जिसके पास। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें माँ में ममता प्रदान, पर वात्सल्य भी साथ में रहेगा और नीचे भी ममता साथ में रहेगा। जोरदार ताली। तो यहाँ लिखते ही कन्फ्यूज़न ये आता है कि माँ में ममता बता दिया तो क्या पिता में ममता नहीं हो सकता है ना? या पिता में ममता और माँ में वात्सल्य। भाई माँ क्या समझदार नहीं बनाएगी, केवल पोषण ही करेगी? क्या माँ बच्चे को समझदार नहीं बनाएगी? तो ये लिखते ही तुरंत ये कन्फ्यूज़न नहीं आता है, इसका मतलब है कि आप कथा सुन रहे हो। शेर बंद करूं? आज थोड़ा घूम लें, है? यही डाउट था। माइक। ये रोल्स तो इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ, माँ का बाय बॉडी डिज़ाइन स्टार्टिंग के इयर्स में मतलब फीडिंग हो सकता है, बॉडी नरिशमेंट हो सकता है, लेकिन माँ, पिता, गुरु, ये सब एक ही इंसान में अगर पूर्ण विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता माँ में आ सकती है तो फिर आगे एक गुण वात्सल्य कैसे नहीं होगा? तो बोला क्यों नहीं था? हाँ जी, गोविंद भाई। ये गुणों की बात शरीर के साथ की बात नहीं है। ये हमको माँ पिता से अभी हमने सबको स्त्री पुरुष के रूप में ही देखा है, क्योंकि हम सबको शरीर ही मानते हैं। भाव में इधर लिखा ही नहीं है स्त्री पुरुष। क्या कर दिया?
अरे क्या था ये? प्रेम, प्रेम। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, इसमें कहाँ स्त्री पुरुष है? तो हमको स्त्री पुरुष में शरीर देखने का अभ्यास है, लेकिन ये पता चला कि भाव तो भाव है। जिस व्यक्ति में, जिस मानव में ये भाव है उसका नाम माँ है। और जिस मानव में ये भाव है उसका नाम पिता है, गुरु है ना। तो किन्हीं क्षणों में जब एक पुरुष पोषण के भाव के साथ है तो उसका नाम माँ है। फिल्मों में डायलॉग नहीं सुना है, मैंने तुमको माँ की तरह पाला। भैया हाँ हाँ। तो उसके चलते ये कह सकते हैं कि मेरा बेटा है तो मेरा पोषण करता है तो मेरी माँ हुआ, मुझे सिखाता है तो मेरा बाप हुआ, पत्नी है, पति है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यदि समझ के मामले में आपका बेटा आपके लिए, समझ के मामले में आपके लिए गुरु स्थिति में आ गया है, तो आपको ये स्वीकार नहीं होगा कि सही अर्थों में गुरु तो वही और इतिहास गवाह है ना। पिता ने बेटे से शिष्यत्व ग्रहण किया है, शिष्य होना स्वीकार किया है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पति पत्नी भी कभी कभी माँ बाप बन सकते हैं। बिल्कुल होते ही हैं, यही समझना है। अभी भी देखा जाए, स्वयं को शरीर मानते हुए भी हम देखा जाए तो पति पत्नी कितने क्षणों में शरीर भाव के साथ होते हैं और कितने क्षण किसी दूसरे भाव के साथ होते हैं। क्या लगता है? स्वयं को शरीर मान के जीते हुए भी शरीर भाव के क्षण बहुत छोटे हैं। तो कभी पत्नी दोस्त के स्वरूप में है, कभी पत्नी गुरु के स्वरूप में है, कभी पत्नी माँ के स्वरूप में है, कभी पत्नी बहन के स्वरूप में है ना। तो पति पत्नी संबंध में, दोस्त के साथ संबंध में हम बहुत सारे संबंधों को जीते हैं। तो जिस समय जो व्यक्ति जिस भाव में है उस समय वो उस पद में है। तो माँ एक पद है, पिता एक पद है, गुरु एक पद है, मित्र एक पद है ना। बहन भाई का संबंध का थोड़ी सी क्लैरिटी ये है कि एक माँ से पैदा हुए दो बच्चों को हम भाई बहन कह रहे हैं और एक दूसरी माँ से पैदा हुए बच्चों को हम मित्र कह रहे हैं, है ना। यहाँ ये बदल जाता है। तो ये क्लैरिटी हमारी बन गई कि ये माता पिता गुरु शरीर से स्त्री और पुरुष नहीं है, ये मानव है जिसमें ये मूल्य है, उसका नाम माता पिता है। चलिए, है माता यस्य निर्माता। माँ वो है जो निर्माण करती है शरीर का, पिता जो है वो पालन करता है। अभी पालन में भी ऐसी लगता है शरीर का पालन करता है और निर्माण में भी ऐसी लगता है शरीर का नहीं। तो क्लैरिटी नहीं बनेगी क्या चीज़ का निर्माण किया, क्या चीज़ का पालन किया। वो पालन करने वाला भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, और निर्माण करने वाली माता होती है। और इसलिए निर्माण, शरीर के निर्माण को कोई जगह दे ही नहीं रहे हैं। हाँ, जीवन का यहाँ जगह मिल ही नहीं रही है शरीर के, क्योंकि शरीर का निर्माण कोई आपके द्वारा हो भी नहीं रहा है। वो नेचर है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसमें आपकी भूमिका ज़्यादा है भी नहीं। ये सभी बातें इसलिए जन्म देने से माँ नहीं हुए ये बार बार कहा गया। ये सभी बातें जीवन के साथ जुड़ी, जीवन के साथ ही जुड़ती है। ऐसे ना बोलो भाई, माइक से बोलो। गुरु के साथ श्रेष्ठता आ सकती है। अरे वो तो उसका गुरु के, गुरु में जो श्रेष्ठ है उसी का नाम गुरु है। ओके, तो पिता और गुरु फिर सेम कैसे? पिता ही गुरु हो सकता है। ओके, और यही सबसे अधिक सम्मानजनक है। पिता का सफल होने का मतलब है गुरुत्व के साथ ही पिता सफल है। इससे कम में पिता सफल ही नहीं है, इससे कम में पिता सम्मानित हो नहीं सकता, खुद में नहीं हो सकता। बच्चा करे मत करे, आप देख लीजिए अभी की स्थितियां भी ऐसी हैं। यदि बेटा थोड़ा सा बड़ा पद पा जाता है तो पिता उसके दबाव में आ जाता है। बेटा ज़्यादा 3 भाइयों में से जो भाई सबसे ज़्यादा पैसा कमा लेता है ना, वो सबसे घर में बड़ा हो जाता है, चाहे छोटा सही। यहाँ तो दहेज वगैरह चलता नहीं है ना। जो बहू ज़्यादा दहेज लेके आती है उसको कुछ बोलना भारी पड़ता है
तमाम तरह का आप देखोगे, पैसे का प्रभाव घर के अंदर इतना ज़्यादा है, गोरे काले का प्रभाव माँ में स्वीकार है, तो फिर किसकी बात करेंगे कि कौन इससे मुक्त होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हम जीव चेतना के साथ शरीर मान के ही स्वयं को जीते हैं। तो जो थोड़ा बहुत आस्था के चलते जो सम्मान मिल गया सो मिल गया, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आस्था का जमाना गया। अब तो हम सम्मान के लायक हैं तो ही सम्मान पा सकेंगे। तो थोड़ी सी और आगे चलते हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम। प्रेम, पति पत्नी। है भैया, पूर्ण को काट के प्रेम लिखा है। अब ठीक है, हाँ जी। तो लिखा विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, पति पत्नी। क्या क्वेश्चन बनता है? क्या क्वेश्चन बनता है? जोर से बोलो, माइक से बोलो। हाँ जी, इधर माइक दो, गोविंद भाई के बाजू में। यहाँ में प्रिया इधर सामने। हाँ प्रिया, हाँ। मित्र में जो भाव है और पति पत्नी में जो भाव है वो दोनों समान है। मित्र में जो भाव है वो तो विश्वास, सम्मान, स्नेह वो पति पत्नी में रहता ही है। हाँ। हाँ, तो प्रेम और लिख दिया। ऊपर भी तो प्रेम लिखा है। हाँ, वहाँ से हटा देता हूँ। अब बोलो। तो प्रेम को समझते समय चर्चा में ये आया कि पूर्णता में रति। पूर्णता में रति का मतलब है कि जर्रा जर्रा मेरे सुख के अर्थ में है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण सृष्टि की समस्त इकाइयाँ प्रमाणित होने के अर्थ में है, इसलिए व्यवस्था है ही। उस व्यवस्था के अर्थ में सभी इकाइयाँ आपस में संबंधित हैं। तो अनन्यता पूरी सृष्टि में संबंध का फैलाव। देखिए अभी स्थिति कैसी है, अभी जब हम किसी अपने को याद करते हैं तो हमको कैसा लगता है? अपने के साथ जीते हैं तो कैसा लगता है? ठीक। तो इसका मतलब है कि मेरे सुख का फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक मेरे अपनेपन का फैलाव है। जिनको भी मैं अपना मानता हूँ, अपना मकान, अपना गांव, अपना परिवार, है ना, जिसको भी मैं अपना मानता हूँ, तो इसका मतलब है कि जब स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो मेरे अपनेपन का फैलाव कितना है? मेरा मकान, मेरा पति, बच्चे या पत्नी, बच्चे, थोड़ा और चला गया तो भाई बहन। और यदि मानव समझ में आया तो अब फैलाव कितना है? अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ये पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आया तो अब फैलाव कितना है? ठीक है, मानवता तक फैल गया। तो सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ में आई कि जहाँ तक मेरे अपनेपन का विस्तार है वहाँ तक मेरे सुख का विस्तार है। जहाँ से परायेपन की सीमा शुरू होती है वहाँ से मेरे दुख की सीमा शुरू होती। अस्तित्व सह अस्तित्व है, अब अपनेपन का विस्तार कहाँ तक है? पूरे ब्रह्मांड में चला गया, पूरी धरती पे चला गया। मानव में समानता समझ में आ गया तो पूरे मानव के साथ, है ना। तो इसलिए इसी का नाम प्रेम है, बस इतना ही काम होना है। तो बेसिकली जब हम प्रेम शब्द को कह रहे हैं तो मानव का चरमोत्कर्ष का नाम प्रेम है, मानव के अधिकतम विकास का नाम प्रेम है, मानव की पूर्ण जागृति का एक्सप्रेशन प्रेम है। तो इतनी बड़ी बात और ला के टिका दिया पति पत्नी पे, तो ये क्या हुआ ना। ऐसा सामान्य क्वेश्चन पैदा होता है
कि प्रेम शब्द को इतना विस्तार दिया और फिर लाके पति पत्नी पे टिका दिया, तो ये कुछ थोड़ा सा गैप दिखाई देता है। तो यहाँ ये समझने की बात है, यहाँ समझने की बात ये है, फिर तो समझना पड़ेगा कि पति पत्नी क्या है। तो पति पत्नी संबंध को समझने गए तो बेसिकली एक व्यक्ति की यात्रा यदि हम देखें, एक व्यक्ति की यात्रा है कि वो संपूर्णता को व्यक्त कर सके, इसका नाम व्यक्ति है। संपूर्णता को व्यक्त कर सके इस अर्थ में, है ना, मानव रूपी इकाई को व्यक्ति कहा गया। तो व्यक्त करने में समर्थ इकाई है पूरे एग्जिस्टेंस को, इस सेंस में उसको व्यक्ति का संज्ञा है, व्यक्ति कहा गया। तो एक आदमी की यात्रा पूर्णता को व्यक्त करने के अर्थ में है। तो दो मानव की यात्रा क्या होगी? तो बेसिकली विवाह की परिभाषा है, विवाह की परिभाषा है विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। ये विवाह की परिभाषा है। पति पत्नी की परिभाषा है पति पत्नी की परिभाषा है एक मन दो शरीर। इसकी व्याख्या है, कैसे होंगे एक मन दो शरीर? समझ में एक रूपता, विचारों में परस्पर पूरकता, कार्यक्रम में बराबर भागीदारी, और फल परिणाम में बराबर जिम्मेदारी। इसका नाम पति पत्नी है। इससे कम में पति पत्नी सफल नहीं होना है, कुछ भी कर लो। क्या मतलब? एक मन दो शरीर, शरीर दो हैं लेकिन समझ दोनों के लिए, अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूं, कैसा हूं, और करना क्या है? करना क्या है? मानव लक्ष्य को साकार करना है, इतना ही काम है। मानव लक्ष्य को साकार करने का मतलब सभी के लिए मानव लक्ष्य एक है, तो मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए और प्रकृति में संतुलन हो। तो करना क्या है? ये भी सबके लिए एक है। मानव लक्ष्य एक है, केवल भूमिकाएं अनेक हैं। मानव लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अनेक हैं। तो अब तक की जितनी चर्चा हमने की है उस पे हमारा ध्यान जाता है तो ये समझ में आया कि ईश्वर एक, अखंडता के अर्थ में एक, ईश्वर एक, देवी देवता अनेक।
धरती एक, इसलिए राष्ट्र एक। धरती एक, ये धरती एक है, इसलिए राष्ट्र भी एक है और राज्य अनेक है। तो यदि मानव शिक्षा का मानवीयकरण होगा तो सारे राष्ट्र राज्य में बदल जाएंगे। राज्य अनेक हैं क्योंकि धरती के टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए फिर ये भी समझ में आया, मानव धर्म एक, समाधान अनेक आयाम में है। स्वस्थ रहने के लिए समाधान अलग है, समृद्धि पूर्वक जीने के लिए समाधान अलग है। इस सेंस में समाधान अनेक है। मानव जाति एक, कर्म अनेक। ठीक, ऐसा आपको मानव यदि पूरे दर्शन का सार देखेंगे तो इतना है। फाइनली समराइज करेंगे तो यहाँ पहुँचते हैं, है ना। अभी हम क्या चर्चा किए थे जिसमें मैंने अनेक बोला, भूमिकाएं अनेक, मानव लक्ष्य एक, मानव लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अनेक हैं। ठीक, बताइए क्या चीज़ पे झगड़ा किया जाए। तो इससे ये समझ में आया कि समझ में दो शरीर हैं लेकिन समझ में एक रूपता है। समझ में एक रूपता है तो विचारों में एक दूसरे के साथ पूरकता है। ये बोलने में ठीक लगता है कि मनभेद हो पर मतभेद ना हो। ये बहुत थियोरेटिकल भाषा है। प्रैक्टिकली यही होता है कि मनभेद मतभेद मतभेद तक, मनभेद मतभेद आजू बाजू जाता ही है। एक दूरी पैदा होता ही है। जब भी कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हमको लगता है कि ये है ना, और मैं चाहता हूं कि वो मान ले। कार्यक्रम में बराबर की भागीदारी। अभी देखा जाए तो मतलब पति पत्नी का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि वो एक मन दो शरीर है। एक मन में कोई लहर उठती है, वो बिना बोले भी दूसरे तक पहुंचती है। भाव की दुनिया बहुत पावरफुल है। यदि किसी को मैंने अपनी अंतिम गहराई से स्वीकारा हुआ है या मैंने उसको अपना माना हुआ है, चाहे वो बेटा क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, तो एक मन में जो चलता है उसका कोई प्रभाव दूसरे मन तक किसी रूप में पहुंचता ही है। तो इस रूप में यदि देखा जाए, अभी की स्थिति यह है कि कार्यक्रम के रूप में हमारी भागीदारी बराबर की है कि अलग अलग है। अधिकांश स्थितियों में पति पत्नी के अपने अपने कार्यक्रम हैं, उनके अपने अपने कैरियर हैं, उनकी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। तो यदि सही मायने में देखें तो परिवार में विचार के रूप में एक रूपता की स्थिति नहीं है। शरीर के धरातल पर हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मैक्सिमम संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। लक्ष्य कुछ नहीं है। यदि समझ में एक रूपता होगी तो कार्यक्रम में भाव के रूप में समझ दोनों की समान होगी। देखिए, ये समझने लायक बिंदु है। सारी तृप्ति और अतृप्ति भाव के स्तर पे है। तो यदि
पति पत्नी दोनों में मानव लक्ष्य की स्पष्टता, स्वीकार्यता और ऐसा जीकर प्रमाणित करने के प्रति समझ है, इसी का नाम समझ में एकरूपता है। और मानव लक्ष्य का मतलब है कि सभी मानव समझदार हों, सभी परिवार समृद्धि पूर्वक जिएं, समाज भय से मुक्त हो जाए। अब पति पत्नी कुछ भी करें, कोई भी कार्यक्रम में अपनी रुचि अनुसार भागीदार होंगे, वो इससे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जैसे हम कोई भी व्यवसाय करें, फाइनली वो समाज में किसी की आवश्यकता पूरी करता है। तो इस रूप में देखें तो यदि समझ होगी तो हम किसी एक बड़ी व्यवस्था के हिस्से के रूप में, बड़ी व्यवस्था में मानव लक्ष्य एक, भूमिकाएं अनेक। तो मेरा लक्ष्य और पति का लक्ष्य एक है कि अलग अलग है? जा नहीं रहा है। यदि मानव लक्ष्य एक है, दोनों में ये सहमति है कि समाज भय से मुक्त हो जाए, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, सभी लोग समझदार हो जाएं, क्योंकि कल को हमारे घर में जो बेटी आने वाली है वो समाज से आएगी। तो समाज और मेरा घर अलग अलग है नहीं। मेरे परिवार के सुख शांति पूर्वक जीने के लिए समाज में व्यवस्थित होना, सब कुछ ठीक होना, ये मेरी मजबूरी है, मेरी आवश्यकता है। यदि ये ध्यान में आता है तो दोनों को भाव रूप में इस बात की स्वीकार्यता है, फिर पति जो कर रहा है उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पत्नी के पास है, पत्नी जो कर रही है उसकी समझ पति के पास है। दोनों एक दूसरे की भूमिकाओं को मानसिक रूप से स्वीकारते हैं, भावनात्मक रूप से स्वीकारते हैं, उसको एप्रिशिएट कर पाते हैं, क्योंकि कोई समझ उसके पास है। अभी की स्थिति कैसी है? क्योंकि कोई समझ का कैनवस खुला हुआ नहीं है। पति इंजीनियर है, पत्नी टीचर है, तो पत्नी को क्या करना तुम्हारी इंजीनियरिंग से, और पति को क्या करना तुम्हारी टीचिंग से। अभी मेरी पहचान व्यवसाय है कि मेरी पहचान चेतना है? अभी मेरी पहचान व्यवसाय है, और व्यवसाय के अर्थ में मैं खड़ा हो गया और कुछ पैसे कमा पाया या कोई अपनी पहचान बना पाया, जबकि मैं मानव के साथ जुड़ता हूं व्यवसाय से या चेतना से। मैं स्वयं के साथ जुड़ता हूं व्यवसाय से या चेतना से। चेतना मतलब भाव और विचार की स्थिति। मैं स्वयं के साथ मेरे भाव और विचार से जुड़ता हूं, मैं दूसरे मानव के साथ भी भाव और विचार से जुड़ता हूं। व्यवसाय का तो इतना ही मतलब है कि शरीर की किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए मैं सामयिक जुड़ता हूँ, कुछ समय के लिए जुड़ता हूँ, और वो आवश्यकता पूरी होने के बाद अलग हो जाता हूँ, चाहे पार्टनर के रूप में हूँ, चाहे शरीर की बाकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन यदि स्वयं के साथ स्वयं के जुड़ाव की निरंतरता है तो वो भाव रूप में है, विचार रूप में है, और दूसरे मानव के साथ मेरे जुड़ाव की निरंतरता है तो वो भी भाव और विचार के साथ है। तो जब तक पति पत्नी समझ में एक रूप नहीं होंगे, जब तक पति पत्नी में मानव लक्ष्य समान रूप से स्वीकार नहीं होगा, जब तक दोनों एक दूसरे की भूमिकाओं को समझ पूर्वक एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं जा पाएंगे, तो जीना केवल शरीर के तल पे होगा, बाकी दोनों की दुनिया अलग अलग है। समझ में आया? और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये दूरियां बढ़ेंगी या घटेगी? क्योंकि शरीर के साथ जीने वाला भाग भी समय के साथ साथ सिमटता जाता है, और समझ वाला, भूमिका वाला पार्ट तो पहले से ही खिसका हुआ था। तो जीने के लिए जगह ही नहीं बचती है, टॉपिक ही नहीं बचता है, दोनों के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं बचता है। इसलिए आप देख लीजिए, शादी के साल बढ़ते जाते हैं और आपस में संवाद बढ़ते जाता है कि घटते जाता है? संवाद बढ़ता है कि विवाद बढ़ता है? दूरी बढ़ती है कि सामंजस्य बढ़ता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जैसा अभी जी रहे हैं, व्यवसाय के साथ में जीना नहीं होता है, शरीर के साथ में नहीं जीना होता है। बार बार चर्चा की है, भावपूर्वक जीना होता है। शरीर, व्यवसाय और चीज़ों के साथ भोगना ही होता है, शरीर को जिंदा रखना ही होता है। जिंदा रखना जीना नहीं है।
बोलो भाई, कुछ पहुंचा नहीं पहुंचा। और फाइनली फल परिणाम में बराबर की जिम्मेदारी। जब कोई भी परिवार में घटना का रिजल्ट आता है, कोई भी घटना घटती है, उसमें जो रिजल्ट आता है, अच्छा आया तो मेरी वजह से हुआ, मैंने कहा था ना, और बुरा आया तो तुम्हारी वजह से हुआ। ठीक, तो दोनों पति पत्नी अपनी पोस्ट पे AK-47 लगा के बैठे रहते हैं। जैसे ही कुछ भी हुआ, फायरिंग शुरू, तड़ 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 तड़, है ना। सुनती कहाँ हो, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, सीधा मामला खानदान तक जाता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो परस्पर बराबर की जिम्मेदारी है, ये तो तय नहीं हो रही है, क्योंकि लक्ष्य तय नहीं हो रहा है। तो बताइए, पति पत्नी कम्युनिटी, बताइए पति पत्नी जो कुछ कहा वो कुछ ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बोलो भाई, माइक ले लो, बताओ कुछ अपना हाले दिल। सुनीता बेन हमारे बीच में आई है सूरत से, है ना। सुनीता बेन, संगीता बेन, सॉरी संगीता बेन का स्वागत है। और सोम भाई, ये प्रेम है, उसमें ऊपर के 8 मूल्य समाहित रहते हैं। हाँ, तो मतलब दो मित्र के बीच या माँ बच्चे के बीच प्रेम नहीं होता है। अनुभव गामी विधि से जब जाते हैं तो अपेक्षा रूप में बना रहता है, अनुभव मूलक विधि से जब जीते हैं तो प्रमाण रूप में बना रहता है। और एक कंफ्यूजन है कि यदि हम जीवन के नजरिए से देखें, शरीर ना देखें और जीवन के नजरिए से देखें, तो पति पत्नी भी एक से अनेक हो सकते हैं ना। ठीक है ना, फिर उसको पति पत्नी कहने की क्या बात है? भाई भाई भी बोल सकते हो, भाई बहन भी बोल सकते हो, कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट किया जाए? भाई बहन क्यों नहीं हो सकते फिर? यदि शरीर का नजरिया बीच में नहीं लाना है, हाँ। तो भाई बहन में क्या अंतर है? तो जो भाई बहन है उसमें भी यही मूल्य रहेंगे ना जो आपने 4 लिखे हो? सारे ही रहेंगे 9 के 9, आवश्यकता अनुसार। बढ़िया, किसी भी बात पे आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, आप असहमति का प्रयास बनाए रखें, है ना, ताकि बात ठीक से हो पाए। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल के आया? हे पति पत्नियों, बोलो बोलो। हाँ, ये मानव मूल्यों की यात्रा कृतज्ञता से प्रेम तक है क्या? मतलब कोई ऑर्डर है क्या इसका? हाँ, ऑर्डर। कृतज्ञता आधार मूल्य है और प्रेम पूर्ण मूल्य है। विश्वास प्रेम, संबंधों की बात करेंगे तो विश्वास आधार मूल्य है, प्रेम पूर्ण मूल्य है। यदि जर्नी की बात करेंगे तो एक व्यक्ति कृतज्ञता से होता हुआ श्रद्धा प्रेम तक अपनी यात्रा पूरी करता है और फिर वो विश्वास और ये साथ व्यक्त करता है। उसके पहले विश्वास बना ही रहता है, अनुभवगामी विधि से उसकी स्थिति बनी ही रहती है, अपेक्षा रूप में बनी रहती है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। हाँ जी, बोलो आशीष भाई। नहीं, ये पति पत्नी के संबंध को लेके जो भी चर्चा अभी तक हुई, तो एक जनरल पिक्चर में बताना चाहता हूँ हमारी जो जर्नी हुई। जैसा हम लोग स्कूल से साथ में है, तो शादी के पहले भी जब जाते थे तो टाइम कम पड़ता था बात करने को, संवाद को। ऐसा लगता था जल्दी टाइम निकल गया, 4 घंटे कैसे निकल गए। ट्रेन में जाते थे, ये हॉस्टल में पढ़ती थी तो मैं ट्रेन से छोड़ने जाता था, 12 घंटे का जर्नी था, तो ऐसा लगता था ये कभी ख़त्म ही नहीं हो, इतनी बातें रहती थी और इतनी बातचीत कंटिन्यूस चलती रहती थी दोनों की। मतलब ये भी बात कर रही है, मैं भी बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस चलते रहता था। फिर जैसा समय बीता, शादी हो गई, तब भी ठीक ठाक चलते रहता था। बाद में थोड़े मतभेद शुरू हुए, वो मनभेद के वजह से ही हुए होंगे। तो हम लोग ये निष्कर्ष पे आते थे बातचीत जब करते थे आपस में कि ये अपने दोनों के वजह से नहीं है, अपने में तो बहुत प्यार है, अपने मन तो बहुत मिले हुए हैं, कोई मतभेद नहीं है, पर समाज, सास ससुर,
इसके वजह से शायद अपने मतभेद होते। ये एक पीरियड रहा। उसके बाद फिर जर्नी अभी आजकल एक 4-5-7 सालों से बातचीत जैसा संवाद घटता जा रहा है। अभी हम उतनी बात नहीं करते, कम बात करते। तो मैंने पूछा कि अपन तो बात नहीं करते आजकल, कम बात करते। तो इन्होंने मुझे समझाया कि ये मैच्योरिटी है और ये समझदारी है कि अभी हम ज़्यादा चुप रहना ही एक दूसरे के लिए ठीक है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो 5-10 मिनट के बाद झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं। झगड़ा नहीं बोलेंगे, कई बार उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा रहती तो उसको झगड़े, इंटेंसिटी ज़्यादा तो झगड़ा, इंटेंसिटी कम तो चर्चा। और लेकिन वो जो पूरी चर्चा रहती है वो मतभेद वाली ही रहती है, एक रूपता उसमें रहती नहीं है। तो मुझको भी समझ में आया, बोला बड़ी समझदार है अपनी बीवी कि ये जो इसके समझ में आ गई ये बात। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको समझ है, तो मैंने भी वो इसका इतना ही मतलब है कि एक छत के नीचे बने रहने के लिए बात ना किया जाए तो ठीक है, नहीं तो ये छत भी निकल जाएगी। तो अभी ये जो चारों चीज़ें समझ में एकरूपता, तो वो हमारी समझ में एकरूपता आ गई कि ये बोली चुप रहना ठीक है, तो ये एक झूले पे बैठी रहती, मैं एक झूले पे, हम किताब पढ़ते रहते और बात नहीं करते 2-2 3-3 घंटे। तो अभी जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है। विचारों में परस्पर पूरकता ये रहती है कि मैंने बोला अपन डाइविंग करने जाते, तो ये बोलती नहीं अपन साइकिलिंग का, तो शरीर के लेवल पे ही वो विचार में पूरकता रहती है। कार्यक्रम में बराबर की भागीदारी यही रहती कि एटलीस्ट दोनों ट्रेकिंग पे साथ में चले जाते या दोनों मूवी देखने साथ में चले जाते। वो अपने इसमें रहती है, विचार मानव का मूल रूप है और मैं अपने मूल रूप में रहता हूँ शायद, पर शरीर के लेवल पे हम दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं और फल परिणाम उसका बहुत कुछ ऐसा अच्छा होगा ऐसा तो मुझे लगता नहीं। यही रेफरेंस में एक बार कुहू ने एक बात बोली थी कुछ महीनों पहले। उसने बोला कि बोले ये मूवी देखने अपन साथ में जाते, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ये साथ में जाने की ज़रूरत क्या, वो मूवी तो अपन अपना अपना देखते। बोले तो साथ में क्यों जाते बोले सब लोग मूवी देखने के लिए। तो ये एक जर्नी। तो पति समाज का आपने प्रतिनिधित्व किया, इसके लिए हाँ आपको जी, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी। नमस्कार साथियों, नवनीत नहीं, उधर बाजू में दो तब तो पूरा होगा साइकिल। हाँ, अभी ठीक है, मतलब सेम ही है। इनको जैसा लगा इन्होंने बताया, आपको कैसा लगा शादी के बाद, शादी के पहले? ओके, तो जैसा नॉर्मली लव मैरिजेस में होता है तो वैसा ही मुझे भी लगा कि शादी के पहले तो अलग था, शादी के बाद चेंज हो गया है। ये सभी को लगता है, इसलिए आजकल समझदारी आ गया, करना ही नहीं, करते ही नहीं है, वो बना रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जब हम लोग साथ साथ में रहते हैं तो कुछ चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। कुछ चीज़ें हम लोग मान लेते कि चल ठीक है ऐसा है, निभा लो टाइप्स का हो जाता है। पर जो अभी इसने कहा कि जो संवाद की कमी है, वो मुझे लगता है मेनली कुछ चीज़ें जो ये मानता है वो मैं नहीं मानती हूँ समझ लो, या मैं जो मानती हूँ वो ये नहीं मानता है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। मनवाना चाहते हैं हम लोग एक दूसरे को कि ये सही है, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ये सही है, तो जो मनवाने का चक्कर होता है उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। तो उससे अच्छा अभी ऐसा लगता है जब बच्चे भी नहीं हैं, हम दोनों ये पूरा 24 घंटे, अब 24 घंटे तो मनवाने की बातें हो नहीं सकती, इसलिए भैया ठीक है जो तेरे को ठीक लगे तू कर, जो मुझको ठीक लगे वो मैं करती हूँ, जो कि गलत है एक रिश्ते के लिए, बहुत ही गलत है, इट इज़ पॉइजनस बेसिकली। तो जब हम सही बात बताओ तो जब हम मई महीने में ये शिविर करके गए, हमारा 1 महीना बहुत अच्छा रहा। बहुत समझदारी वाले बातें होती थी, ये थोड़ा अध्ययन में लग गया था, मैं थोड़ा नहीं थी, तो इसको उससे भी चिड़चिड़ होती थी कि मैं कर रहा हूँ तुम भी करो, तो एक प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा बने रहे। मैं थोड़ी वहाँ पे कम पड़ गई, तो 1 महीने के बाद फिर से थोड़ा ऊंच नीच शुरू हो गई। अब ये फिर से ये जब आया तो अब पूरे ये 6-7 दिन मैं यही सोच रही थी कि यार ये जो बोल रहा था वो सही था, कि इसमें लगे रहना है वही काम है। मतलब अगर मैं हट जाऊँ पीछे तो ये आगे चला जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगी, वो नहीं, उस मामले में नहीं कि किसी के आगे जाना है,
मतलब अगर साथ में रहना है, संवाद बने रखना है, और रिश्ता जो आप जैसे बोल रहे हैं कि आप में और भाभी में अभी भी वही खुशबू है जो पहले थी, अगर वो बनाए रखनी है, 70 साल तक अगर साथ में रहना है, तो अब साथ में चलना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि तू तेरा देखते बैठ, मैं मेरा देखते बैठूंगी, अब वैसा नहीं चलेगा, ऐसा अभी लग रहा है। बहुत बढ़िया। साथियों, नवनीत दीक्षित दिल्ली से हूँ। हाँ, मेरा पिछले 17-18 साल में शादी के बाद कभी वाइफ से झगड़ा हुआ नहीं है। एक बार केवल हुआ था, वो टॉयलेट धोने को मेरे से बोलती थी कि तुम धोया करो, बगल वाला जो मेरा दोस्त है वो तो धोता है। हाँ हाँ, तो मुझे ये लगता था कि शायद हमारे बीच में प्रेम बहुत ज़्यादा है, और अभी तक भी मेरे को इसमें आने से पहले भी यही लगता था, लेकिन आज भैया के एक्सप्लेन करने के बाद ये समझ में आया है, प्रेम तो जो भी खैर रहता है जिंदा रहने के स्तर पे वो है ही, लेकिन हमारी राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक या आस्था से रिलेटेड जितने भी पूर्वाग्रह थे वो बिल्कुल एक जैसे थे, जिसकी वजह से हमारे झगड़े नहीं होते। बट ये कहें कि इस संदर्भ में या इस तरीके से पूर्णता की तरफ बढ़ रहे थे, वैसा संभव नहीं था। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि भैया बोल रहे हैं कि झगड़ा होता है, सब में झगड़ा नहीं होता। जैसे मैंने बताया मेरा भी झगड़ा नहीं होता, उसका सिंपल कारण यही था कि हमारी आस्थाएं और जो भी पूर्वाग्रह थे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। तो आज ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बस। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये भी निकल के आया कि यदि झगड़ा नहीं भी हो रहा है तो भी कोई पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी का टाइम पास थोड़ा अच्छे से हो जाता है, किसी का टाइम पास गरीबी में होता है, किसी का टाइम पास सुविधा में होता है, किसी का टाइम पास लड़के होता है, किसी का टाइम पास प्यार से होता है, कुल मिला के टाइम पास होता है। तो ये जो दुर्घटना है ये ठीक नहीं है। शरीर यात्रा में इतनी मेहनत इस बात के लिए थी कि मेरी मुट्ठी में कुछ आ जाए, बोले खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, तो क्या ऐसी तैसी कराने आए थे फिर, है ना? तो ना खाली हाथ आया था ना खाली हाथ जाता है, समझ की अपेक्षा के साथ आता है, समझ ले जाना चाहता है, फिर पता चलता है कि ना जाता है ना आता है, इधर ही रहता है ना, कोई ख़ास बात नहीं है। तो मूल बात इतनी है कि यदि जिस काम के लिए, देखिए ये भी सामान्य सी बात है कि जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है उसके लिए यूज़ किया जाए तो बेस्ट परफॉर्म करती है। सिंपल सी बात है। कार में पत्थर ढोया जाए और ट्रक में आदमी को ढोया जाए तो दोनों की बैंड बज जाएगी। तो इसका मतलब है कि कार में आदमी जाने के लिए बना है, ट्रक पत्थर के लिए बना है। तो मानव शरीर ज्ञान के अर्थ में बना है और जीवन ज्ञान तृप्ति के अर्थ में बना है। ये एग्जिस्टेंशियल डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिस अर्थ में डिज़ाइन है, जिस अर्थ में अस्तित्व है, प्रयोजन है, उसी अर्थ में समझकर उसको पूरा किया जा सकता है ना। तो जो बात आप दोनों ने शेयर की वो लगभग हर घर की कहानी है। अब ये समझ में आता है कि ऐसा गैप क्यों आया, है ना। इससे भी बहुत बड़ी दुर्घटनाएं, तमाम तरह की दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं अपने आसपास ही, और लोग कितने दुखों के साथ चल रहे हैं, कितना बड़ा बोझा लेके चल रहे हैं। कई बार तो उसको सुनने से भी बहुत एक अपने में पीड़ादायक स्थिति बनती है। जो लेके चल रहा होगा वो कितना झेल रहा होगा। लेकिन सारे के मूल में अब ये भी समझ में आता है कि मूलतः नेचर में ऐसा नहीं है, नेचर में ऐसा नहीं है, है ना। उस प्रकृति के नियम को समझने में, उस संबंध को समझने में हमसे गलती हुई है, इसलिए वो गैप हमको दिखाई देता है। तो एक आशा की किरण बनती है कि चला जा सकता है। हाँ भैया, एक प्रश्न आ रहा था कि क्या दोनों की रुचियां एक ही विषय में होनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं। तो इसलिए कहा कि लक्ष्य एक, मानव लक्ष्य एक, भूमिकाएं अनेक। मानव लक्ष्य एक, भूमिकाएं अनेक। तो जो हम रुचियों की बात कर रहे हैं वो भूमिकाएं हो सकती हैं। कोई खेती करेगा, कोई उद्योग चलाएगा। अभी आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन सभी की आवश्यकता है, एक भी हो सकती हैं। एक हो जाए तो भी बुरा। कंसेप्चुअली हम समझ पाएंगे कि ये हम दोनों क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो भाव रूप में एक रूपता हमेशा बनी रहेगी, और पत्नी के साथ ही बनी रहेगी कि फिर सभी के साथ बनी रहेगी। जो भी मानव लक्ष्य को पहचानता है फिर सभी के साथ वैसी एक रूपता बनी रहेगी। तो केवल मामला पत्नी का ही नहीं। ये आजकल जो एक
ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो संबंध है वो कहाँ फिट होता है इसमें? इसका बड़ा खेल है आजकल। हाँ जी, बोलो बहन। माइक। नहीं लगता है कि पति पत्नी का रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन होता है। एक टाइम था कि अरेंज मैरिज ही मतलब होती थी, फिर एक टाइम आया कि लव मैरिज भी सही है, तो क्या हुआ, बिफोर मैरिज डेटिंग कर लिया, सब कर लिया। अभी बिफोर मैरिज 10 गर्ल्स के साथ या बॉयज़ के साथ डेटिंग कर लिया, फिर मैरिज किया तो भी सही है, फिर जाके एक सिलेक्ट की, अभी सिलेक्ट करने के बाद भी मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो भी क्या गलत है? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, या ये बोर्ड पर अगर मेरी पूर्णता मैं खुद ही प्राप्त कर सकती हूँ अकेले, मैं जीवन विद्या शिविर करके, मेडिटेशन करके या कुछ भी, तो मुझे हस्बैंड भी क्यों चाहिए और बच्चे भी क्यों चाहिए? और बच्चे और मेरे हस्बैंड इस चीज़ में अगर बाधा बनते हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो फिर तो मैं उनको भी छोड़ दूंगी। मतलब मुझे तो ये सब अभी माइंड में बहुत कन्फ्यूजन ही लग रहा है। मतलब फिर मैं रिलेशन, और यहाँ पे कह रहे हैं कि रिलेशन निभाओ भी, संबंधों में जीना है, तो मैं संबंधों में कहाँ जी पा रही हूँ? और मैं किसी का कुछ गलत किस लेवल पे सहन करूँ, या सहन भी क्यों करूँ? लॉजिक से क्यों सहन करूँ? और मैं इधर लॉजिक से जीवन विद्या समझने आई हूँ, तो मैं लॉजिक से रिलेशनशिप में किसी का गलत क्यों सहन करूँ? देखिए, सूत्र है आवेश की निरंतरता नहीं। कुछ देर बाद आपको बोल के खुद ही लगता है मटेरियल इतना ही है, बस खत्म हो गया। नहीं भैया, एक टाइम पे जब एक टाइम था कि मतलब बीटिंग की जाती थी वाइफ पे। क्या बीटिंग मारते थे पहले के, बहुत पहले का टाइम मैं बता रही हूँ। तो लड़कियां सहन करती थी, तो ऐसा अज्यूम कर लिया गया कि ये ऐसा सही है। फिर आया एक टाइम कि लड़कियों ने स्टैंड लेना स्टार्ट किया, तो वो मतलब गलत माना गया। फिर अगर ड्रिंक करके भी वो मारता है तो वो चीज़ भी गलत मानी गई। मतलब लड़कियों ने जैसे जैसे स्टैंड लिया है वैसे वैसे वो चीज़ लड़कों को भी समझ आई कि नहीं, अभी की गर्ल्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी हम ऐसा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ स्टैंड लेना है, किन बातों पे स्टैंड लेना है, कि मतलब जो पहले के विमेन ने किया कि स्टैंड नहीं ले रही थी अपने लिए, वो तो इसके लिए बेसिकली कर रही थी कि तब वो इंडिपेंडेंट नहीं थी कि कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, और पेरेंट्स भी दरवाज़ा बंद कर देते थे। अभी अगर लड़का अगर गैम्बलिंग में पैसे बिगाड़ रहा है तो लड़की मतलब वेट करे कि मैं रास्ते पे आ जाऊं, मेरे बच्चे भी रास्ते पे आ जाएं। वो ऐसा क्यों करेगी? अभी फिर वो लड़की अपने मायके जाती है प्रॉब्लम लेके कि नहीं, मेरा हस्बैंड तो गैम्बलिंग में मनी वेस्ट कर रहा है, तो अभी के पेरेंट्स भी समझदार होके बोलते हैं कि नहीं, फिर तू भले अपना कुछ कमाना स्टार्ट कर। कमाने का कॉन्सेप्ट तो फिर वहीं से ही आया कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए, अगर हस्बैंड में एडिक्शंस हैं तो लड़की कहाँ से अपना इनकम लाए। अगर डेथ हो जाती है, बच्चे भी पालने हैं, तो कमाने का कॉन्सेप्ट फिर ऐसे आया। और अभी अगर लड़की भी कमा सकती है तो क्यों फिर वो हस्बैंड पे डिपेंड हो जाए अपनी कुछ भी चीज़ों के लिए? अगर वो रॉन्ग कर रहा है तो वो उसका रॉन्ग क्यों मतलब सहन करे? या ये मुझे अभी भी पति पत्नी का जो पूरा रिलेशन है, कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं क्लियर हुआ। समझ में एक रूप था, आपने खुद ही बोर्ड पे लिखने के बाद बोल दिया कि अगर बॉडी को हटा दिया जाए तो वो सिस्टर से भी समझदारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी से भी, गुरु से। तो फिर मैरिज कॉन्सेप्ट कैसे डिफाइन हो गया? है आप तो शादी किए ही नहीं, क्या बोलोगे? वो उनकी महिमा है जिन्होंने की, उसमें आपने क्या करे? सजेशन आप। चलो, बहुत सुखद। भैया जैसे मतलब इनको बार बार समझा रहे कि बच्चों के सामने अपना एक ना आदर्श एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है
तो मतलब मुझे तो लगता है बच्चा भी तभी पैदा करो और शादी के जोन में भी तभी एंटर हो जब आपको लगे कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो, वरना तब तक एंटर हो ही नहीं सकते हैं इसमें। पहले खुद पूर्ण हो तो सही, और मतलब फिर ही पूर्ण इंसान दूसरे को पूर्णता की तरफ, दोनों अपूर्ण होके फिर मैरिज करते हैं और मतलब जो आप बोलते हो घोषणा करते हैं, ये सब क्या चल रहा है बाहर। मतलब हस्बैंड वाइफ की मीनिंग नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे कितनों को पता है, और इस जोन में एंटर हो चुके हैं और बच्चे भी, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, मैं भी करूँगा बच्चे, और यही एक इसी तरीके से पूरी दुनिया चली है। हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, सब तरह की ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप में सिक्योरिटी तो कलेक्ट कर रहे हैं। पत्नी से सिक्योरिटी आ जाए मेरे बुढ़ापे की, बच्चों से सिक्योरिटी आ जाए, सिक्योरिटी मैं तो देख रही हूँ पूरी लाइफ कलेक्ट कर रहे हैं, पूरी लाइफ। तो रिलेशन कहाँ डिफाइन हो रहे हैं? नहीं हुआ, यही तो प्रॉब्लम। हाँ जी, माइक दीजिए। देखो, मुझे लगता है कि जो बहन ने बात रखी अभी, वो वास्तव में समाज की स्थिति है। बिल्कुल सही बात रखी, उसमें मुझे लग रहा है एक भी बात गलत नहीं रखी। पर जो सोम भाई ने बात रखी उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शादी क्यों, विवाह क्यों, ये क्लियर होना शादी से पहले अत्यंत जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है और जैसे परंपरागत शादी चल रही है तो सारी समस्याएं आएंगी फिर ना। ये जब विवेक पूर्वक वहन करना, ये तो शब्द है ना, पर इसको समझना ये बहुत जरूरी है। मतलब शादी, मैं मानता हूँ मैंने शादी नहीं की, वो ठीक बात है, क्यों नहीं की, क्योंकि उस समय सचमुच मुझे ये लगता था जो जी रहे जीवन, उनके बीच में जो झगड़े देखता था, जो तनाव देखता था, जो जिंदगी देखता था, मुझे लग रहा है ये तो बड़ा झंझट है भाई, और मुझे ऐसे शादी वादी नहीं करनी। मैंने अपने घर वालों को साफ कह दिया, बहुत दबाव भी पड़ा, पर जब तक मैं समझा शादी क्यों करनी, जब तक मैं बहुत चीज़ और समझ चुका था, मैं अपनी भूमिका समझ चुका था, और इसलिए मैं अब मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं लगती, और मेरी भूमिका मैं बहुत मस्ती के साथ निभा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसलिए शादी करो या ना करो, मुख्य बात यह है कि जीवन का आपका प्रयोजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, और आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। ये 20 साल की उम्र तक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए, है ना। और उसमें जीवन विद्या ने एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है कि पूर्णता के अर्थ में, पूर्णता माने प्रकृति के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ और अपने साथ मुझको कैसे जीना है, इसकी समझ बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। और हो सकती है, चाहिए शब्द आप विद्या में इस्तेमाल नहीं करते, पर मैं कर रहा हूँ यहाँ, हो जानी चाहिए, हो सकती है, ये भी कह रहा हूँ साथ में, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं खाली हवा में बात नहीं कर रहा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे विश्वास से, जितनी मैंने शादी करवाई, मैंने कोई शादी नहीं की, पर फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका मेरे पे बहुत विश्वास है कि सत्तर जी आपने इसको रास्ते पर तो लगा दिया, पर भाई शादी वादी भी तो करवा, इसकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि वो नौकरी के लिए या पैसे के लिए नहीं कमाएगा, वो अब भौतिक वस्तु के लिए भी नहीं कमाएगा, वो जीवन के अर्थ को जीने के लिए जीना चाहता है। अब ऐसे एक दूसरे कपल ढूंढना, दोनों का लक्ष्य एक ही हो, दोनों का संकल्प एक ही हो, दोनों का भाव एक ही हो, तो इसमें थोड़ी समझदारी तो चाहिए। और मैंने उस समझदारी के साथ जो भी शादी करवाई, एक भी शादी ऐसी नहीं है जो आज समाज में, परिवार में, प्रकृति के साथ भी जो एक भूमिका नहीं निभा रही है। मुझे उसके लिए बड़ा अपने अंदर भी गौरव है, मुझे और किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई मुझे कुछ कहने के। तो इसलिए बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है ना। शादी साथी कैसा हो, है ना, विचार हम कहाँ खड़े हैं, साथी का विचार कहाँ है जिसके साथ शादी करनी है, बहुत चीज़ उसमें देखनी पड़ती है, बहुत चीज़ सोचनी पड़ती है। और ये लव मैरिज वाला चक्कर मुझे बड़ा गलत लगता है, क्योंकि समझ होती नहीं। एक समय भावना में आकर शादी के लिए बढ़ गए दोनों, थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ा लगाव हुआ और शादी करने का बढ़ गया, आगे समझ नहीं होती। मुझे उसमें लगता है कि जो बड़े लोग हैं, एक मिनट मेरी बात, जो बड़े लोग हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि बच्चे के भाव और विचारों को समझे कि वो कहाँ खड़ा है, लड़का चाहे लड़की, है ना।
और जो वो खड़ा है उसी के अनुरूप वो दूसरा पक्ष भी, लड़का है लड़की, वो भी वहाँ खड़ा है नहीं है, उसकी भी परिस्थिति वहाँ है नहीं है। और जब दोनों एक साथ विचार से खड़े तो आप प्रस्ताव रखवाए फिर किसी के माध्यम से कि भाई ये शादी है, इसकी शादी करनी है, तो उसके लिए क्या वो लड़की ठीक है क्या। जब दोनों के मतलब समझ लिया, उसके बाद फिर दोनों को आपस में मिलाए। और मुझे लगता है कि 100% शादी होती है फिर वो, अगर ठीक ठाक माँ बाप का या बड़ों का ठीक प्रस्ताव है। तो मेरे तो अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने किसी को कहा हो कि भाई देखो आपके बच्चे के लिए मैंने वो बच्ची देखी है या बच्चा देखा है। मुझे लग रहा है कि वो 100% अगर समझदारी पूर्वक प्रस्ताव रखा जाता है, बच्चे भी खुश और माँ बाप भी खुश और आगे भविष्य भी खुश। ऐसा मेरा तो अपना अनुभव है। बढ़िया, करेंगे बात। ठीक है, आपकी सारी बात, जो कुछ भी आपने कहा ठीक कहा, लेकिन ये वो कहा जब हम नहीं समझे हैं उस स्थिति में जो हो रहा है। तो ये स्थितियाँ ना आएँ उसके लिए विवाह की परिभाषा समझना पड़ेगा। तो खाने के बाद समझते हैं, तो खाने के बाद विवाह को समझेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद 3 बजे। धन्यवाद।